गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम रविराज है और एसएमएम स्कूल की तरफ से मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। एग्रीकल्चर बायोलॉजी में अगर हम बात करें तो आज हमारा टॉपिक जैसा कि आप देख पा रहे हैं जंतु वर्गीकरण है। तो जंतुओं का वर्गीकरण हम करते हैं सामान्यतया कि ताकि हम उनकी स्टडी कर सकें, उनका अध्ययन कर सकें। तो उनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए हम उसे वर्गीकृत कर देते हैं। तो जंतु जैसा कि हम देखते हैं अपने आसपास काफ़ी ज़्यादा अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। उन अलग अलग प्रकारों में अगर हम बांटा जाए उन्हें तो किस आधार पर बांटा जाए, तो आज हम जिस बारे में पढ़ने वाले हैं वो है जंतु वर्गीकरण के आधार। कि अगर आपको जंतुओं का वर्गीकरण करना है तो उन्हें आपको किन आधारों पर बांटना होगा। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि जंतु वर्गीकरण को पढ़ने के लिए आपको कुछ आधारों के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि अगर आप उन आधारों को जानते हैं तो आप जंतुओं को आसानी से वर्गीकृत कर पाएंगे। द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। तो एनिमल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सामान्यतया ये स्टार्ट होता है संगठन के स्तर से। अब संगठन का स्तर होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब ये क्या होता है सर? तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, संगठन का स्तर, संगठन मतलब होता है किसी चीज को बनाना, फॉर्म करना। अब किसी चीज को बनाने के लिए अगर हम बात करें, संगठित करने के लिए आप उसे किस स्तर का चुनते हैं। अगर हम सबसे छोटे से छोटे अगर किसी जैविक रूप, किसी बायोलॉजिकल फॉर्म की अगर सबसे लास्ट यूनिट देखते हैं तो किसी बायोलॉजिकल फॉर्म की लास्ट यूनिट होती है सेल, कोशिका। ये सबसे छोटा स्तर है, कोशिका। यहां से किसी भी जीव का निर्माण प्रारंभ होता है। अगर कोई जीव कोशिकाओं का बना हुआ है और वो कोशिका संगठित होकर उस तक नहीं बना पाती है और वो कोशिकाओं का एक समूह रह जाता है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच कैन नॉट फॉर्म अ टिश्यू, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस जीव को कोशिका के स्तर का कहना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कोई केवल कोशिका है, उत्तक नहीं है। और मान के चलो अगर बहुत सारी कोशिकाएं जो समान कार्य करती हैं और एक साथ आकर उत्तक बना लेती है, जो उत्तकों के रूप में कार्य करने लग जाए, उत्तक एक विशिष्ट कार्य करने लग जाए, कोशिकाओं का एक समूह मिलकर आपस में, तो उसे हम उत्तक स्तर का कहेंगे। उसे क्या कहेंगे हम? उत्तक स्तर का। अक्सर उत्तक स्तर का बना किससे होगा? ये भी कोशिकाओं से ही बना होगा और इसकी सबसे छोटी इकाई भी कोशिका ही होगी। पर इन जीवों में जो कोशिकाएं हैं वो आपस में संगठित होकर एक उत्तक का रूप ले लेंगे। अब उत्तक स्तर के संगठन में अगर देखें तो उत्तक स्तर का संगठन, अब उत्तक स्तर के संगठन में कौन से जीव आते हैं, कोशिका स्तर में कौन से जीव आते हैं, बिना उदाहरण के हम समझना इसे नहीं पाएंगे। इनमें आते हैं स्पंज। ये सबसे सामान्य प्रकार के जीव हैं और इनमें कोशिकाओं का एक स्तर होता है, कोशिकाओं में विभाजन होता है, परंतु कोशिकाएं मिलकर एक समान कार्य नहीं कर पाती, ये सेम फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती है। ये स्पंज का उदाहरण है। स्पंज पानी में पाए जाने वाले जीव होते हैं, काफी सामान्य से प्रकार के। हम इन्हें आगे बढ़ने वाले हैं, पहले हम आधारों को जान लेते हैं। उत्तकों को अगर साथ में जोड़ा जाए, जैसे कई सारे उत्तक मिलकर एक कार्य करते हैं, तो उन कार्य को करने के लिए अगर बहुत सारे उत्तक एक ही कार्य करते हैं तो उन्हें हम अंग की उपाधि देते हैं, अंग। और अगर कई सारे अंगों से मिलकर कोई जीव बना हो तो उसे अंग स्तर का जीव कहेंगे और उस संगठन को अंग स्तर का संगठन या ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। अब ऑर्गन बनाने के लिए आपको चाहिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज जो बने होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के, जो एक जैसा काम करते हैं, जिनका फंक्शन सेम है। और अंग स्तर की अगर हम बाद में बात करें तो अंग स्तर के संगठन के बाद अंग तंत्र आता है। अंग तंत्र का मतलब क्या होता है सर? तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। एक व्यवस्थित रूप से अगर कोई अंगों का समूह एक पर्टिकुलर काम करता है, जैसे मान के चलते हैं पाचन तंत्र, जैसा हम और आप जानते हैं 9th में आता है। पाचन तंत्र में कई सारे अंग मिलकर एक सिंगल काम, एक सिंगल फंक्शन करते हैं और एक मुख्य काम उनका होता है पाचन करना। और उसमें अलग अलग अंग काम करते हैं, जैसे पेट, स्टमक, आमाशय, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये अलग अलग अंग हैं, परंतु मिलकर एक सिंगल काम कर रहे हैं, सिंगल फंक्शन कर रहे हैं। उसे हम कहते हैं अंग तंत्र स्तर का कार्य, और उस जीव को कहेंगे अंग तंत्र स्तर का जीव, जिनमें हम और आप सब आते हैं। जैसे मानव बात करें अंग तंत्र में कौन आते हैं, तो अंग स्तर के जीवों को अगर बात करें, प्लेटी एल्मिंथिस हो गए, एस्के एल्मिंथिस हो गए। सर ये जीव क्या होते हैं? ये चपटे कृमि कहलाते हैं। सामान्यतः हम इन्हें चपटे कृमि के नाम से जानते हैं, फ्लैटवर्म्स। फ्लैटवर्म्स, ठीक है सर, फ्लैटवर्म्स हमें समझ में आएगा। तो सर ये कहाँ बांटेंगे, हम किस हिसाब से बांटेंगे? तो ये सबसे पहला आधार है। आप इसी के आधार पर सभी जीवों को नहीं बांट सकते, क्योंकि कुछ जीवों में संगठन का स्तर समान होगा, जैसे हम में, और अगर बात करें गायों में
और दूसरे जानवरों जो हमसे समानताएं रखते हैं। तो सर हमको और उनको अलग अलग करने के लिए, उनका वर्गीकरण करने के लिए क्या ये आधार काफी है? तो आंसर है नहीं। अब हमको और उनको बांटने के लिए हमें अब अलग आधार लेना पड़ेगा। तो हम दूसरे आधार की तरफ चलते हैं जिसे हम कहते हैं देहगुहा बॉडी कैविटी। जैसे नाम से पता चल रहा है कैविटी या गुहा का मतलब होता है खाली स्थान, अ ब्लैंक स्पेस। अब ब्लैंक स्पेस किसके बीच में? नाम साफ साफ समझ में आ रहा है, बॉडी कैविटी, बॉडी में बनने वाली कैविटी। अब शरीर में कोई कैविटी होती है क्या? सब जगह तो अंग भरे हुए। कैविटी कहाँ है? गुहा कहाँ है? खाली स्थान कहाँ है? तो ये कहाँ पाया जाता है? हमारे बाह्य त्वचा के बीच में। ये हमारे मान में चलते हैं हमारे बाह्य त्वचा है। ये हमारी क्या है? बाह्य त्वचा। अब बाह्य त्वचा की बात करते हैं, मतलब आउटर स्किन। हमारी आउटर स्किन और हमारे जो आहार नाल होती है, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, इनके बीच में जो स्पेस होता है उसे कहा जाता है देहगुहा, बॉडी कैविटी, विच इज प्रेजेंट बिटवीन आउटर स्किन एंड इंटेस्टाइन और एलिमेंट्री कैनाल। तो बाहरी त्वचा और आहार नाल के मध्य जो खाली स्थान पाया जाता है उसे कहा जाता है देहगुहा। तो जिन जीवों में ये देहगुहा पाई जाती है उन्हें हम कहते हैं देहगुह्य जीव, सिलोमेट्स, और जिनमें नहीं पाई जाती है उन्हें हम कहते हैं असिलोमेट्स। तो इस आधार पर भी हमने जीवों को दो मुख्य भागों में बांट दिया। एक तीसरे प्रकार के जीव भी पाए जाते हैं जो काफी विशिष्ट होते हैं और जो सिलोमेट्स और असिलोमेट्स से काफी भिन्न होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सूडोसिलोमेट्स। अब सूडो का मतलब अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है असत्य। सूडोसिलोमेट्स इन्हें क्यों कहा गया? क्योंकि इनमें देहगुहा तो होती है, पर देहगुहा जो होती है वो मेसोडर्म नाम की एक परत से आस्तरित, कवर्ड नहीं होती है, इसलिए इन्हें हम किसमें रखते हैं? सूडोसिलोमेट्स में रखते हैं। तो सर ये मेसोडर्म क्या होती है? यह है भ्रूणीय अवस्था में, इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन, जब भ्रूणीय अवस्था में कोई जीव होता है तो उस समय जो कोशिकाओं का स्तर होता है तीन भागों में बांटा जाता है। तीन भागों में कैसे बांटा जाता है? और उन्हें हम कहते हैं जनन स्तर। कौन सी अवस्था में सर? हम भूल गए कौन सी अवस्था में था? भ्रूणीय अवस्था। भ्रूणीय अवस्था में अगर कोई जीव होता है, जब भ्रूण के निर्माण की बात करते हैं हम, तो जीवों में तीन स्तर पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? तीन। अब तीनों की अगर हम बात करें, सबसे बाहर की ओर पाए जाने वाला कोशिकाओं का स्तर कहलाता है आउटर जर्मिनल लेयर। बीच वाला जो होता है, जो मध्य में पाया जाता है, उसे हम कहते हैं मेसोडर्म, और बाहर वाले को कहते हैं एक्टोडर्म। बीच वाले को कहते हैं मेसोडर्म। और सबसे आंतरिक कोशिका का स्तर जो किसी भ्रूण में उपस्थित होता है, किसी एम्ब्रियो में होता है, उसे हम कहते हैं एंडोडर्म। नाम आ रहा है एक्टो, मेसोडर्म का मतलब होता है स्किन। तो अच्छा, अगर भ्रूण की बात करें, एम्ब्रियो की बात करें, जब हम भ्रूणीय अवस्था में होते हैं, जब हम कोशिकाओं से निर्माण करते हैं किसी का, हमारे खुद का निर्माण हुआ है, तो हम भी पहले भ्रूण में बने थे। एक छोटी सी कोशिका से हम कई सारी कोशिकाओं में विभाजित होते हैं और हर एक कोशिका एक अलग अंग को बनाती है। अब एक कोशिका है, उसी से ना तो हाथ बन सकता है, अगर हाथ बनेगा तो पैर बनाने वाली कोशिका अलग होगी, सर बनाने वाली कोशिका अलग होगी, सभी कोशिकाएं अलग है, तो उनकी स्तर भी अलग होता है। जैसे बाहर की कोशिकाएं हो गई तो वो अलग काम करती है, बाहर के अंग बनाती है। जो मध्य में उपस्थित कोशिकाओं का स्तर है वो मध्य में उपस्थित अंगों को बनाती है। जैसे हमारा आमाशय हो गया, हमारी यकृत हो गया, हमारे इंटेस्टाइन, लंग्स, ये सारी चीजें बनती है इससे। और हमारे आंतरिक अंग जो इसके अंदर पाए जाते हैं वो इस वाले कोशिका स्तर से बनते हैं। कितनी दिलचस्प सी बात है कि हमारे कोशिकाओं के जो केवल एक कोशिका से शुरू हुई थी, वो तीन कोशिकाओं के स्तर से बढ़कर हमारे पूरे जीव के कोशिकाओं एक शरीर का निर्माण करती है, बॉडी फॉर्म करती है। बॉडी फॉर्म करने के लिए जर्म लेयर्स कहलाती है। जनन स्तर, जनन का मतलब होता है रीजनरेशन, बनाना, किसी चीज को फॉर्म करना। और ये तीन जो स्तर है वो किसी चीज को फॉर्म करते हैं। अगर आप ध्यान से इन तीनों आधारों को वापस से देखें तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? सबसे पहली बात संगठन का स्तर, जीव किससे बना हुआ है आप वो पता कीजिए। क्या वो कोशिकाओं से बना हुआ है? क्या उसमें ऊतक पाए जाते हैं? क्या उसमें अंग स्तर का संगठन है, अंग तंत्र स्तर का संगठन? अगर आपने ये पता कर लिया, फिर पता कीजिए उसके, अगर मान के चलो वो अंग तंत्र स्तर का संगठन है तो उसमें बाह्य त्वचा और आहार नाल के मध्य क्या स्थान खाली है? क्या आउटर स्किन और अगर बात करें एलिमेंट्री कैनाल के बीच में कोई बॉडी कैविटी प्रेजेंट है जहां पर ऑर्गन्स है? अगर है तो तीसरी बात, क्या वो मेसोडर्म से आश्रित है? क्या वो मध्य त्वचा से आश्रित है? अगर है तो मतलब वो क्या होगा? देहगुह्य सिलोमेट जीव होगा। ये तीनों आधार आपस में इंटरकनेक्टेड, आपस में जुड़े हुए हैं। उसी के आधार पर अगर हम आगे चले तो अंग तंत्र की जटिलता के आधार पर, अंग तंत्र
जैसा हमने यहां पढ़ा था, अगर कई सारे अंग आपस में मिलकर एक समान कार्य करते हैं, इफ मोर देन अ सिंगल ऑर्गन परफॉर्म अ सिंगल फंक्शन, मोर देन एन ऑर्गन, एक ऑर्गन से ज्यादा अगर कोई ऑर्गन आपस में मिलकर एक समान कार्य को करते हैं तो अंग तंत्र स्तर का संगठन कहलाता है। अब अंग तंत्र स्तर के संगठन में अगर हम बात करें तो कितनी जटिलता है उसमें, वो कितना प्योर है, इस आधार पर हम नया आधार लेते हैं। और सेगमेंटेशन और नोटोकोड ये दोनों इनसे अलग हैं और ये चार आधार आपस में जुड़े हुए हैं। बाकी बचे हुए आधारों के बारे में हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमने जाना है जंतुओं के आधार वर्गीकरण के कौन कौन से होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम अपनी क्लास अगली नेक्स्ट में मिलेंगे।